स्वागत है आपके अपने चैनल करेक्ट पर। आज हम प्रैक्टिस सेट 8 करने वाले हैं। तो किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, छीलते हुए अपनों को नंद किशोर आचार्य जी को 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक, अब हम बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। हम बात करते हैं शुरुआत की। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1955 में 1955 ईस्वी में हुआ। इसके साहित्य अकादमी पुरस्कार शुरुआत करने का उद्देश्य क्या था। भारत की 24 मान्यता प्राप्त भाषाएं, 24 मान्यता प्राप्त भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य की पहचान और उसे बढ़ावा देने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत की गई। हम बात करते हैं सबसे पहले किसको मिला प्रथम पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार किसको मिला। माखनलाल चतुर्वेदी जी को। माखनलाल चतुर्वेदी किसको मिला। माखनलाल चतुर्वेदी कब मिला। 1955 में। किस रचना के लिए मिला इनके, तो हिम तरंगिणी। किसके लिए, हिम तरंगिणी। पहला पुरस्कार किसे दिया गया, शायद माखनलाल चतुर्वेदी को। कब, 1955 में। किसकी रचना के लिए, कौन सी रचना, हिम तरंगिणी के लिए। ठीक, अब बात करते हैं जब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, जब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है तो उसमें धनराशि कितनी मिलती है। धनराशि की बात करते हैं, धनराशि की, तो 1,00,000 रुपये। कितना, 1,00,000 रुपये दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं। मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं। हम पहुंचे थे क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं। तो किस बोली में लिखे गए हैं, तो ऑप्शन डी, मारवाड़ी। किस में लिखे गए हैं, मारवाड़ी भाषा में। मारवाड़ी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। मीराबाई के पद राजस्थानी के किस भाषा में बोली लिखे गए हैं, तो मारवाड़ी। ठीक है, अब मारवाड़ी का आरंभ काल पूछते हैं। इसकी आरंभ कब हुआ था, मारवाड़ी आरंभ कब हुआ था, 8वीं सदी में। 8वीं सदी में कब हुआ था, 8वीं सदी में। भाई मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है, यह केवल जोधपुर, कहाँ, जोधपुर के आसपास, जोधपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है मारवाड़ी, उसके आसपास के क्षेत्रों में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है, तो ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो। किसको माना है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना है। अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज रासो में किसका वर्णन है, किसका वर्णन है, वर्णन की बात करते हैं, किसके वर्णन है। और बात करते हैं एक इसके कवि कौन है।
तो कवि की बात करते हैं तो चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई जी हैं। ठीक, इसका वर्णन, इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का, पृथ्वी राज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? पृथ्वीराज रासो में। अब बताइए रामचरितमानस किसने लिखा है? रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास। किसने? तुलसीदास। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कवि का स्त्रीलिंग, कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा कवयित्री। क्या हो जाएगा? कवयित्री। तो इसका आप सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन ए है उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन बी दक्षिणी रूप, ऑप्शन डी मध्यवर्ती रूप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरी रूप। क्या हो जाएगा? उत्तरी रूप। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द स्पर्श बोधक विशेषण है? तो इनमें से कौन सा शब्द स्पर्श बोधक विशेषण है? ऑप्शन ए जहरीला, ऑप्शन बी कोमल, ऑप्शन सी उत्तरी, ऑप्शन डी बड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोमल। कोमल शब्द स्पर्श बोधक विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किनकी है? ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध की, सुमित्रानंदन पंत की, महादेवी वर्मा की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महादेवी वर्मा की। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा की काव्य पंक्ति है। हम इनकी अन्य रचनाएं की बात करते हैं। अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? निहार, क्या? निहार, नीरजा, 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 रश्मि, क्या? रश्मि, दीपशिखा, 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 आत्मिका, क्या? आत्मिका, नीलांबर, क्या? नीलांबर, नीलांबर, सप्तपदी, 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 दीपगीत, दीप गीत, और क्या है? सांध्य गीत, सांध्य गीत आदि महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। कौन कौन है? निहार, नीरजा, रश्मि, दीपशिखा, आत्मिका, नीलांबर, सप्तपदी, दीपगीत और सांध्य गीत। ठीक, अब हम बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। परिमल, क्या? परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के क्या है? परिमल। गीतिका, क्या? गीतिका, अनामिका, 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 तुलसीदास,
तुलसीदास अड़िमा क्या अड़िमा नए पत्ते और क्या है गीत गुंज आराधना आदि। ठीक। सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला जी की रचनाएं क्या हैं? परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, अड़िमा, नए पत्ते, गीतगुंज, आराधना आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम बात करते हैं सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं कौन कौन हैं। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं देखते हैं। सुमित्रानंद पंत जी की रचनाएं कौन कौन हैं? ग्रंथ क्या ग्रंथि गुंजन ग्राम्या क्या ग्राम्या युगांत ग्राम्या युगांत शरद किरण शरदधूलि क्या शरदधूलि कला और बूढ़ा चाँद लोकायतन और क्या है चिदम्बरम। ठीक। क्या सुमित्रानंद पंत जी रचनाएं क्या है? चिदम्बरा, ग्रंथ, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, शरद किरण, शरदधूल, कला और बूढ़ा चाँद और क्या लोकायतन आदि सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। अब हम बात करते हैं गजानन माधव मुक्तिवेद की रचनाएं क्या क्या हैं। नोट करिएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं क्या क्या हैं। चाँद का मुंह टेढ़ा है, चाँद का मुंह टेढ़ा है, चाँद का मुख टेढ़ा है। और क्या है सतह से उठता आदमी काठ का सपना और क्या है विपात्र आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं क्या क्या हैं? चाँद का मुंह टेढ़ा है, सतह से उठता आदमी, काठ का सपना, विपात्र आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी का प्रयोग किया। अब हम बात करते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इनकी रचनाएं क्या कौन कौन सी हैं? उसने कहा था इनकी रचना क्या क्या है? उसने कहा था बुद्धू का कांटा आदि। ठीक।
उसने कहा था, बुद्धू का कांटा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और हम बात करते हैं यशोधर शर्मा गुलेरी। इन्हें 24 भाषाओं का ज्ञान था। इन्हें 24 भाषाओं कितनी 24 भाषाओं का ज्ञान था, जैसे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, प्राकृत, मराठी, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन आदि। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संक्रामक। स्पर्शजन्य बीमारी के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? संक्रामक। हम बात करते हैं संक्रामित। संक्रमित किसे कहेंगे? जो संक्रामक रोग से ग्रसित हो, जो संक्रामक रोग से ग्रसित हो उसे संक्रमित कहेंगे। ग्रसित हो। ठीक, और हम बात करते हैं संक्रांति किसे कहते हैं? संक्रांति सूर्य की एक राशि से दूसरी राशि में जाना। सूर्य की एक राशि से दूसरी राशि में जाना। दूसरी राशि में जाना क्या कहलाता है? संक्रांति। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना क्या कहलाता है? संक्रांति। संक्रमित किसे कहते हैं? जो संक्रामक रोग से ग्रसित हो उसे संक्रमित कहते हैं। और स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किस वाक्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भाववाच्य। ऑप्शन सी, भाववाच्य। किस वाक्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं? भाववाच्य। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम बात करते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष, कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तो वहाँ कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है त्रिलोचन। त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, त्रिलोचन में कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुब्रीहि। त्रिलोचन में बहुब्रीहि समास है। इसका समास विग्रह क्या होगा? तीन है लोचन जिसके, तीन है लोचन जिसके अर्थात शिव। तीन है लोचन जिसके अर्थात शिव। तो यहाँ कौन सा समास होगा? तो बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि में कौन सा पद प्रधान होता है? तीसरा पद प्रधान। कौन सा पद? तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा पद या अन्य पद? क्या? अन्य पद। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं? इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भक्ति रस को। भक्ति रस को उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है इनमें से उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? तो इनमें से उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अल उपसर्ग उर्दू का उपसर्ग है। और बात करते हैं अप, अन और भर। अप, अन और भर ये तीनों किसके हैं? तो ये हिंदी के उपसर्ग हैं। किसके हैं? हिंदी के उपसर्ग। अल क्या है? उर्दू का उपसर्ग। उप, भर, अन किसके उपसर्ग हैं? हिंदी के उपसर्ग हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकट। ऑप्शन डी प्रकट शब्द तत्सम है। तो इसका सही इसका तद्भव क्या हो जाएगा। तद्भव की बात करते हैं प्रगट। प्रकट का तद्भव हो जाएगा प्रगट। और बात करते हैं पत्थर का तत्सम क्या हो जाएगा प्रस्तर। क्या हो जाएगा प्रस्तर। पत्थर का तत्सम क्या हो जाएगा प्रस्तर। पंख का तत्सम क्या हो जाएगा पक्ष। क्या हो जाएगा पक्ष। और पंछी का तत्सम क्या हो जाएगा पक्षी। पक्षी। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द अतिथि शब्द का समानार्थी नहीं है। अतिथि शब्द का समानार्थी नहीं है। तो अतिथि का समानार्थी क्या क्या होते हैं। आगंतुक, आगंतुक, आगंतुक और क्या मेहमान, मेहमान, गृहगत, गृहगत। ठीक। और क्या हो जाएंगे यात्री या यज्ञ में सोमलता लाने वाला और साधु। तो कह रहा अतिथि का शब्द का समानार्थी नहीं है तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर। उत्तर अतिथि का समानार्थी शब्द नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभी तक जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप लोग को हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा विवरण चिन्ह, कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है विवरण चिन्ह। अब हम बात करते हैं अल्प विराम का। तो इसे अल्प विराम कहेंगे। अल्प विराम चिन्ह कौन सा है अल्प विराम। ये कौन सा चिन्ह है बराबर। क्या बराबर या इसे कहते हैं तुल्यता, तुल्यता सूचक, तुल्यता सूचक। ठीक। इसे क्या बोलेंगे उप विराम, उप विराम। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा पूर्वी हिंदी का विकास, पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है। तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्ध मगधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्ध मगधी अपभ्रंश से हुआ है। इसके 7 भेद हैं। अर्ध मगधी अपभ्रंश के 7 भेद हैं। कितने भेद हैं 7। सातों के नाम बताइए आप लोग। तो 7 कौन कौन से हैं देखिए 7। सौरसेनी, सौरसेनी, सौर सेनी, सौरसेनी, ब्रांचड़, 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 मगधी, मगधी, ब्रांचड़, मगधी, अर्धमगधी, अर्धमगधी, अर्धमगधी और क्या है पैसाची, 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 खस, खस और लास्ट 7वां क्या है महाराष्ट्री। क्या महाराष्ट्री। अर्धमगधी अपभ्रंश के कितने भेद हैं 7। कौन कौन सौरसेनी, ब्रांचड़, मगधी, अर्धमगधी, पैसाची, खस, महाराष्ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा कोहली द्वारा शतक लगाया गया
कोहली द्वारा शतक लगाया गया। इस वाक्य में कर्तृवाच्य के रूप में रूपांतरित क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोहली ने शतक लगाया। कोहली ने शतक लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बोल रहा है इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उज्जवल। उज्जवल शब्द की वर्तनी शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लू। तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लू। लू प्रत्यय। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। ठीक, अनुच्छेद दिया गया, देश प्रेम प्रेम का वह अंश है जिसका आलंबन है सारा देश। उसमें व्याप्त प्रत्येक कण अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन, पर्वत इत्यादि। यह एक साहचर्यगत प्रेम है, अर्थात जिसके सन्निग्ध का हमें अभ्यास पड़ जाता है उनके प्रति लोभ या राग हो जाता है। कोई भी व्यक्ति सच्चा देश प्रेमी कहला सकने का सामर्थ्य तभी रखेगा जब वह देश के प्रत्येक मनुष्य, पशु पक्षी, लता, गुल्म, पेड़, पत्ते, वन, पर्वत, नदी, निर्झर आदि सभी को अपनत्व की भावना से देखेगा। इन सब की शुद्धि करके विदेश में भी आंसू बहाएगा। जो व्यक्ति राष्ट्र के मूलभूत जीवन को भी नहीं जानता और उसके बाद भी देश प्रेमी होने का दावा करे तो यह उसकी भूल है। जब तुम किसी के सुख दुख के भागीदार ही नहीं बने तो उसे सुखी देने के स्वप्न की तुम कैसे कल्पना करोगे? उससे अलग रहकर अपनी बोली में तुम उसके हित की बात करो, पर उसमें प्रेम के माधुर्य जैसे भाव नहीं होंगे। प्रेम को तराजू में तौला नहीं जा सकता। ये भाव तो मनुष्य के अंतःकरण से जुड़े हुए हैं। परिचय से प्रेम की उत्पत्ति होती है। यदि आप समझते हैं कि आपके अंतःकरण में राष्ट्र प्रेम के भाव उजागर हों तो आप राष्ट्र के स्वरूप से परिचित हो जाइए और अपने को उसके स्वरूप में समा जाने दीजिए। तभी आपके अंतरम में इस इच्छा का सचमुच उदय होगा कि वह हमसे कभी न छूटे, उसके धन धान्य की वृद्धि हो, सब सुखी हों। कह रहा क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम का आलंबन क्या है? देश के लोग, देश के जंगल, देश के पशु पक्षी, पूरा देश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पूरा देश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पूरा देश। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम का आलंबन क्या है? पूरा देश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा उपयुक्त गद्यांश के अनुसार साहचर्यगत प्रेम का क्या अर्थ है? ऑप्शन है साथ रहकर विकसित हुआ प्रेम, जब पहाड़ों को अपना समझेगा, सभी मनुष्यों से प्रेम करना, आश्चर्य के साथ प्रेम करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, साथ साथ रहकर विकसित हुआ प्रेम। साहचर्यगत प्रेम का क्या अर्थ है? साथ साथ रहकर विकसित हुआ प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ये कह रहा है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार प्रेम को कैसे मापा जाता है? तराजू से, परिचय से, कल्पना से, अंतःकरण के सच्चे भाव से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंतःकरण के सच्चे भाव से प्रेम को मापा जाता है। किससे मापा जाता है प्रेम को? अंतःकरण के सच्चे भाव से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है
चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो चंदन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो जाएगा। मलयज होगा, मंडन होगा, सोम होगा, मरीच होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मलयज। चंदन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मलयज। इसके अन्य पर्यायवाची क्या हैं? मलयज हो गया, गंधराज हो गया, क्या गंधराज, गंधराज और क्या गंधसार, गंधसार चंदन के पर्यायवाची हैं। क्या क्या? गंधराज, गंधसार, मलयज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन सा छंद वर्णिक है? तो इनमें से कौन सा छंद वर्णिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सवया। सवया एक वर्णिक छंद है, बाकी सभी मात्रिक छंद हैं। मात्रिक छंद है। कैसे हैं? मात्रिक छंद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है अस्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? तो अस्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 25। अस्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन डी 25। कौन कौन से हैं? का से, का, खा, डॉट 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 डॉट, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, हड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। मतलब का से माँ तक सभी अस्पर्श वर्ण कहलाते हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द आमिष का विलोम है? तो आमिष का विलोम क्या हो जाएगा? निरामिष। आमिष का विलोम निरामिष। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। कह रहा है साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमति की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान की है? साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमति की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास। किसकी है? श्याम सुंदर दास जी की है। ठीक है, श्याम सुंदर दास जी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है कह रहा है इनमें से किसी कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? कवियों में राजकुमार के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को। अब बात करें, अमीर खुसरो एक मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी खड़ी बोली की शब्दों का स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया था। हिंदी खड़ी बोली का स्वतंत्र रूप में इन्होंने प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है वह रोज देर से उठता है। इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सामान्य वर्तमान। वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में सामान्य वर्तमान काल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन ए श्याम सोता है, ऑप्शन बी ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं, ऑप्शन सी वह अपना सिर खुजलाता है, ऑप्शन डी मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकर्मक क्रिया है, तो ऑप्शन ए श्याम सोता है में अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। कह रहा है अब तब करना, क्या अब तब करना मुहावरे का क्या अर्थ है? अब तब करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन बी बहाना बनाना। अब तब करना मतलब बहाना बनाना। अब तब करना बहाना बनाना। ठीक, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पटना। पटना में खुदा बख्श पुस्तकालय स्थित है। कहाँ स्थित है, पटना में। ठीक है, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है, पटना में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर कम कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्ता पे न पड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया जिस क्रिया शब्द से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। और पूर्णकालिक क्रिया किसे कहेंगे, जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी वक्त दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है। मेरा लड़का आलसी है, मेरा घोड़ा काला है, वैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी विधेय विशेषण का उदाहरण है। मेरा लड़का आलसी है, मेरा घोड़ा काला है, वैरागियों का संसार मिथ्या प्रतीत होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है माधुर्य गुण में किस तरह के वर्ण रहते हैं। माधुर्य गुण में किस तरह के वर्ण रहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रा 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 ला आदि कोमल वर्ण। माधुर्य गुण में रा ला आदि कोमल वर्ण रहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है। तो कौन सा शब्द बहुवचन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राण। प्राण शब्द बहुवचन है। और बात करें लड़का, लड़का कैसा है, एक वचन। इसके बहुवचन क्या हो जाएंगे, लड़के। क्या हो जाएंगे, लड़के। किताब के बहुवचन क्या हो जाएंगे, किताबें। क्या हो जाएगा, किताबें। किताबें क्या हो जाएंगे, किताबें। माता का बहुवचन क्या हो जाएगा, माताएं। माता का बहुवचन क्या हो जाएगा, माताएं। ठीक, तो इसमें कौन सा बहुवचन है, प्राण। प्राण शब्द बहुवचन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38 है बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए पूर्ण वर्तमान, ऑप्शन बी सामान्य भूत, ऑप्शन डी अपूर्ण भूत, ऑप्शन डी अपूर्ण वर्तमान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अपूर्ण भूत। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अपूर्ण भूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। कह रहा अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लाटानुप्रास कहते हैं। श्रेष्ठ पदों में अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार है। भिन्नार्थ अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय के यमक अलंकार कहते हैं।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्या है? कह रहा देखो बाहर कोई आया है। देखो बाहर कोई आया है में कौन सा सर्वनाम है? देखो कोई बाहर आया है में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हम बात करते हैं सर्वनाम। सर्वनाम कितने भेद होते हैं? 6 भेद। सर्वनाम कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और लास्ट क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, चलिए आज का सेशन इसी पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आप लोग को पूर्णतः समझ में आया होगा। जय हिंद।